मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4। साइलेंट फीचर का मतलब क्या होता है? मुख्य लक्षण, है ना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो अभी आपको दिया रखा है, सर्कुलिज्म दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा अ सर्कुलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religious as the state religion। बोलते हैं कि सर्कुलर स्टेट वो स्टेट होता है जो किसी भी तरह के मज़हब को किसी स्टेट का मज़हब बना के प्रस्तुत ना करे। जैसे मैं कहूँ, अगर आपको दिल्ली में रहना है तो आपको हिंदू मज़हब ही अपनाना होगा, है ना, या अगर आप यूपी में रहना चाहते हैं तो आपको मुसलमान मज़हब ही अपनाना होगा, इस्लाम ही अपनाना होगा, है ना। तो ये क्या है, अगर ऐसा कोई करता है तो वो राज्य सर्कुलर नहीं कहलाएगा। यहाँ लिखते हैं दिस मीन्स सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि स्टेट में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पूरी तरह से आज़ादी होना चाहिए कि वो जो मज़हब चाहें उसे अपना सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रीट और रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सबको बराबर ट्रीट करेगी, चाहे वो कोई भी मज़हब के हों, चाहे उनके मज़हब का कुछ भी बिलीव्स हों, है ना, या वो किसी भी तरह की अपनी प्रैक्टिसेस करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, पूजा करते हो, प्रे करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। उन गवर्नमेंट की नज़र में वो सब बराबर सम्मान के कारण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है थर्स वी कैन अंडरस्टैंड द वेज इन विच कंट्रीज हिस्ट्री often determine the kind of constitution country adopt for itself, यानी कि कोई कंट्री का जो इतिहास होता है, जो गुजरा हुआ उसका कल होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, या वो कंट्री कैसा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाएगी इसके ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ सर्कुलर role in the laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस लिए? हर काम को करने के लिए, है ना, एक कंट्री को कि सारे नागरिक खुशी से, सुकून से मिलजुल कर रह सके, उसके लिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जैसे हम चुनते हैं अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि हम अपने देश में शासन अपने हिसाब से कर सके, तो उन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। हायर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल, इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा लचीला है। फ्लेक्सिबल और लचीले का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें जो है समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, है ना। यानी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इस चीज़ को, हमें बदलाव लाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, उसको सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी के साथ चेंज भी किया जाता है, ठीक है। इट हैज़ बीन एमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कॉन्करेंसी ऑफ द पॉलिटी, कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होता रहता है, जो नई नई कॉन्स्पेंसीज आती रहती हैं, पॉलिटिक्स की चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी के, जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर अ मेजर चेंज, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मेजर चेंज आता है, कोई बड़ा चेंजेस लाते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, इट मीन अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, तो वो चेंज जो है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के फंडामेंटल नेचर को भी चेंज कर देता है। अब यहाँ देखिए, आप 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ बोलते हैं द अबव फोटो शो वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इट फाइनल सेशन ऑन जनवरी 24 जनवरी 1950, यानी कि लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फ़ाइनल मीटिंग हुई थी, फाइनल असेंबली हुई थी, और उसके सारे लोग जितने भी मेंबर्स थे उस असेंबली के, सब यहाँ पे अपने अपने दस्तखत करते आपको दिख रहे हैं।
द फर्स्ट फ़ोटो, अगर हम फर्स्ट फ़ोटो की बात करें, लेफ्ट शो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। यहाँ जो आपकी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे हैं, यहाँ साइन कर रहे हैं। द सेकंड फ़ोटो, ये जो आप देख रहे हैं, इज़ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फ़ोटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग असेंबली, जो कि आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। द लास्ट फ़ोटो शोज़ द फॉलोइंग पर्सन। लास्ट फ़ोटो में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ बताते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अगर हम राइट टू लेफ़्ट की बात करें, इधर से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है श्री जयराम दास जी हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर थे फूड एंड एग्रीकल्चर के। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर हैं, जो कि आपकी हेल्थ मिनिस्टर थी। जो डॉक्टर जॉनसन मिठाई हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर भी थे। इसके बाद एंड बिहाइंड हिम, और उनके पीछे जो है श्री जगविजम है विजयलाल हैं, जो कि आपके लेबर मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस फीचर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़। कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं दिए हैं, बल्कि हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। इलस्ट्रेट ईच ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विद ड्रॉ पिक्चर पोएम और सॉन्ग एंड डिस्कस दैम विद इन द क्लासरूम। कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, जो आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए। तो हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो खाली यही नहीं है कि हम आराम से ऐश करें, तो हमें उसके पीछे कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो कि कितनी है, 11, ठीक है। हमें 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिनका हमें पालन करना होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उन 11 जो कर्तव्य हैं, उसमें हर किसी के लिए या तो ड्राइंग बनाइए, पिक्चर बनाइए, पोएम लिखिए, सॉन्ग लिखिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख दी हैं। अब आप इसकी ड्राइंग चार्ट जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अलग अलग तरह के नेट पे अवेलेबल हैं, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली ड्यूटी ये है कि हम अपने नेशनल फ्लैग का सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ओबे रहेंगे, वफादार रहेंगे। दूसरी चीज़ ये रिस्पेक्ट करेंगे अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का, ठीक है। नंबर 2 पे है कि फॉलो आइडियाल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोग अपने देश की जो सेग्रिटी है, इन हिस्ट्री है, उन सब चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को, है ना। और अपनी कंट्री को जब भी हमें नेशनल सर्विस की ज़रूरत होगी उसे देंगे। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, अपने आपसी भाईचारे को बढ़ावा देंगे। प्रिजर्व कंपोस्ट कल्चर, अलग अलग तरह के जो कल्चर हैं उनको बचाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही कल्चर को रखेंगे और बाकियों को तबाह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाएंगे। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि अपने अंदर साइंटिफिक पावर को डेवलप करेंगे, ताकि हम लोग कुछ साइंटिफिकली कर पाएँ, नई नई चीज़ों का ईजाद कर पाएँ, है ना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये पार्क है, ये तो गवर्नमेंट का है, लाओ हम इसे तोड़ ताड़ के किनारे कर देते। हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। जो भी चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको तो ख़ास तौर से उसका ख्याल रखना है, ठीक है। स्टेप फॉर एक्सलेंस, यानी अच्छाई की तरफ बढ़ना है, काबिल होना है, आगे बढ़ना है। ड्यूटीज़ फॉर ऑल पेरेंट्स, ये फॉर है बेटा, इससे सही कर लीजिएगा। और यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, या कहिए टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। ड्यूटीज़ जो है वो सारे पेरेंट्स की ड्यूटी ये है कि वो अपने बच्चों को, जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, उन सबको स्कूल भेजेंगे, है ना। आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो आया था, उस एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की, और उसके अलावा मिड डे मील देने की, फ्री स्टेशनरी सप्लाई करने की, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके तहत 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। अब आप इसकी ड्राइंग बनाएं, चाहे चार्ट बनाएं, जो आपको अच्छा लगा आप इसे बनाएं। मैंने आपको ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अभी आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच फंडामेंटल राइट्स विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वॉलेटेड, यानी कहते हैं इसमें से कौन सी जो सिचुएशन है वो आपके जो ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका उल्लंघन कर रही हैं, वो ख़राब कर रही हैं। जैसे नंबर 1 लिखा है, इफ़ अ 30 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, एक 13 साल का बच्चा इज़ वर्किंग इन द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ हो रहा है आपका शोषण, है ना। और शोषण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये आप फिक्र ना करें, सारे आंसर मैं आपको एक साथ दिखाने वाली हूँ चारों के। इसके बाद यहाँ लिखा है, इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट ऑल लेबर फ्रॉम द अदर स्टेट्स टू वर्क हिज स्टेट, यानी वो ये डिसाइड करता है, एक शहर है उसका जो नेता है वो ये डिसाइड करता है कि किसी दूसरे शहर के जो लोग हैं वो हमारे शहर में आके काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका किसका हनन हो रहा है, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम जो है उसका हनन हो रहा है भाई, है ना। इसके राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन तेलुगु मीडियम स्कूल इन राजस्थान में तेलुगु मीडियम स्कूल खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, तो यहाँ क्या हनन हो रहा है, यहाँ पे भी आपको भेदभाव हो रहा है ना। तो यहाँ किस चीज़ का हनन हो रहा है आपके, जल्दी से बताइए, राइट टू इक्वलिटी का। इसके यहाँ लिखा है, इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू प्रमोट एंड एनी ऑफिसर ऑफ द आर्मेड फोर्स बिलोंग अ वुमेन, यानी कि वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने ये प्रमोशन दिया, ये एक रूल निकाला कि जितनी भी लेडीज़ फोर्स है उन सबको निकाल दिया जाए, उनको ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी राइट टू इक्वलिटी का आपका हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं सबका। तो देखिए इसमें मैंने कुछ एक आध आपको जल्दी में गलती भी गलत बता रही हूँ, तो आप इसको लिखेंगे, ये जो यहाँ मैं लिखा रही हूँ लिखने में आप ये लिखेंगे, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा फ्रीडम और चौथा इक्वलिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इक्वलिटी की कहाँ बात हो रही है और आज़ादी की कहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है आंसर ये क्लियर है, आप इसे ही नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिलो गिवन कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द कीज फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की फीचर दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन अदर कॉलम, यहाँ दूसरे कॉलम में, राइट इन योर ओन वर्ड्स, इसमें आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है, यहाँ लिखा हुआ भी है आगे। ठीक है, अपने वर्ड्स पे लिखना है। ऑन वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, दिस फीचर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फीचर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 4 फीचर दिए गए, चलिए चारों को पढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं, आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। पहले आप लिखेंगे फ्रीडम किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जिससे अलग अलग ग्रुप के लोग जो हैं वो एक जैसे साथ मिलकर रह सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होगा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको 3 स्टेजेस में क्यों डिवाइड किया गया, उसकी पावर को, है ना। तो ये भी इसलिए बताया गया कि भाई ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पावर के ऊपर नज़र रखी जा सके कि सब लोग अपना अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। और सुचारू रूप से जो सत्ता है उसको भी चलाया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट का डिवाइड होना, उसकी पावर का डिवाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपको लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं, तो वो हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कहीं कोई स्टेट हमारे साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई बदतमीज़ी या किसी तरह से हमारा शोषण ना करे, उसकी रक्षा भी हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री के लिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि वही एक जगह है जहाँ पे हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है और गवर्नमेंट को कैसे चलाना है ये बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।